नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विनय आपका एक बार फिर से आपके नर्सिंग क्लासेज विनय नर्सिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन डायरिया। डायरिया के ऊपर अपन नर्सिंग केयर प्लान तैयार करेंगे, जो कि अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और एमएसएन फेस्ट का टॉपिक है। डायरिया के ऊपर केयर प्लान बनाने के लिए सबसे फर्स्ट अपने पास होता है आइडेंटिफिकेशन डाटा ऑफ पेशेंट। कोई भी केयर प्लान तैयार करने से पहले सबसे फर्स्ट अपन पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन डाटाज़ को तैयार करते हैं। आइडेंटिफिकेशन डाटाज़ के अंदर सबसे फर्स्ट पेशेंट का नाम, पेशेंट की एज, पेशेंट का सेक्स, पेशेंट का वार्ड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, ड्यूरेशन ऑफ केस, डायग्नोसिस, सर्जरी। आइडेंटिफिकेशन डाटा के अंदर इन पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी अपने पास इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अपन नोट डाउन करते हैं आइडेंटिफिकेशन डाटाज में। सेकंड अपने पास आता है चीफ कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट में पेशेंट जिस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उस टाइम में उसको कौन सी कंप्लेंट थी, वो सब चीफ कंप्लेंट के अंदर आपकी लिखी जाती है। जैसे जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तब उसको लूज मोशन की कंडीशन थी। इसके साथ में पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिल रहे थे। इसके साथ में पेशेंट का बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका था। पेशेंट अपने आप में वीकनेस महसूस कर रहा था। साथ में पेशेंट को एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा था। ये सब चीफ कंप्लेंट के अंदर लिखा जाता है कि जिस टाइम में पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ उस टाइम में उसको कौन सी कंप्लेंट थी, किस कंप्लेंट के साथ हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आ रहा है, ये सभी चीफ कंप्लेंट के अंदर आता है। जैसे अपन ने थ्योरी के अंदर लिखा है पेशेंट फील्स वेरी वीकनेस, एनोरेक्सिया, साथ में लूज स्टूल, वाइट माइल्ड फीवर थी फ्रॉम लास्ट 4 डेज। पिछले 4 दिन से उसको लगातार फीवर आ रही थी, लूज मोशन हो रखा था। इसके साथ में वीकनेस थी, पेशेंट को एनोरेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल रही थी। चीफ कंप्लेंट के बाद में अपना आता है मेडिकल हिस्ट्री। यदि पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको अपन लिखते हैं पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। जो मेडिकल हिस्ट्री होती है उसके अंदर अपन पेशेंट यदि इस डिजीज़ से पहले हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है या नहीं हुआ है वो सब अपना पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आता है। यदि पास्ट में पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है तो वो पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में लिखेंगे अपन। यदि पास्ट में पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, किसी मेडिकल कंडीशंस के कारण पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसको अपन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखते हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर पे अपना आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर अपन जो पेशेंट है उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री तैयार करेंगे, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट फैमिली के अंदर फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। उसके बाद में रिलेशन, पेशेंट का उन फैमिली मेम्बर्स के साथ में क्या रिलेशन है, पेशेंट की एज, सेक्स या पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स की एज और सेक्स। नेक्स्ट एजुकेशन, नेक्स्ट हेल्थ स्टेटस, कौन सा पर्सन पेशेंट है, कौन सा पेशेंट नहीं है। तो फैमिली हिस्ट्री के अंदर सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं साक्षी देवी। साक्षी देवी कौन थी, रिलेशन क्या था पेशेंट के साथ में, साक्षी देवी पेशेंट की वाइफ थी। एज कितनी थी, 40 ईयर। एजुकेशन क्या था, प्राइमरी। हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्थी। उसी प्रकार पेशेंट के जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे सब फैमिली मेम्बर्स का अपन फैमिली हिस्ट्री के अंदर उसका बायोडाटा लिखते हैं। जैसे सेकंड रमेश खुद पेशेंट है, 42 ईयर इसकी एज है, सेकेंडरी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और डायरिया के कारण ये हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हुआ है, मतलब प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री इसकी डायरिया है। नेक्स्ट अपन थर्ड नंबर सिमरन इसकी डॉटर थी, 20 ईयर इसकी एज थी, प्राइमरी इसकी एजुकेशन है। नेक्स्ट इस हेल्थ स्टेटस ये हेल्थी है। इसी प्रकार पेशेंट की कंप्लीट डाटा को अपन
फैमिली हिस्ट्री में पेशेंट की फैमिली के जो भी डाटाज होते हैं उसको अपन फैमिली हिस्ट्री के अंदर शो करते हैं। फैमिली हिस्ट्री के बाद में अपना आता है फैमिली ट्री। जो भी फैमिली हिस्ट्री अपन ने बनाई है उसको एक ट्री के अंदर अपन शो करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट अपन ने जो भी है पेशेंट और पेशेंट वाइफ, इसमें पेशेंट खुद जो है फैमिली जो हेड मेंबर है वो खुद पेशेंट है, इसलिए अपन ने पेशेंट और उसकी वाइफ को लिखा है। यदि इसमें कोई अदर जैसे उसकी डॉटर या उसका सन कोई भी पेशेंट है तो उसको अपन अलग तरीके से शो करेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपन लिखते हैं हैज़बैंड और वाइफ। हैज़बैंड और वाइफ को सबसे ऊपर अपन लिखते हैं। हैज़बैंड और वाइफ के बाद में अपन फैमिली ट्री के अंदर उसके कितने बच्चे हैं उन सबको शो करते हैं। जैसे पेशेंट का नाम रमेश था, उसकी वाइफ का नाम साक्षी था, जो अपन ने ऊपर मेंशन किया है। अब साक्षी इनके क्या हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चों में से सिमरन इसकी डॉटर है, राहुल इसका सन है और सोनम इसकी डॉटर है। मीन्स इसके एक बेटा और 2 बेटी हैं। उसको अपन ने क्या किया है, हस्बैंड वाइफ से क्रॉस करवा के आगे उन तीनों को अपन ने शो किया है। यदि फैमिली के अंदर और भी मेंबर्स हैं, जैसे राहुल की शादी हो चुकी है, राहुल को बच्चे हैं, तो उसको अपन अलग तरीके से शो कर सकते हैं, लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट जो फैमिली ट्री होता है उसके अंदर अपन की पॉइंट्स तैयार करते हैं। सबसे फर्स्ट मेल को अपन इस की पॉइंट से दिखा रहे हैं, फीमेल को अपन इस की पॉइंट से दिखा रहे हैं और पेशेंट को इस की पॉइंट से दिखा रहे हैं। जिस की पॉइंट से पेशेंट फीमेल मेल को शो किया जाता है उसको की पॉइंट्स में लिखा जाता है। अब इसके बाद में आपका आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी पेशेंट आपके पास है उसका नेक्स्ट आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है हेड टू टॉय एग्जामिनेशन। पेशेंट के हेड से लेके टॉय तक उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे फर्स्ट आता है अपना जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस के अंदर अपन नरिशमेंट देखते हैं, पेशेंट का नरिशमेंट कैसा है, हेल्दी है या अनहेल्दी है। नेक्स्ट बॉडी बिल्ड देखते हैं, बॉडी बिल्ड के अंदर पेशेंट ओबेज है या जिस प्रकार की उसका बॉडी बिल्ड है उसको अपन किसके अंदर रखते हैं, बॉडी बिल्ड के अंदर। पेशेंट मोटा है पतला है सब किसके अंदर आएगा, बॉडी बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट एक्टिविटी, पेशेंट की एक्टिविटी यहाँ पे मैंने शो किया है डल। डल क्यों शो किया है, क्योंकि पेशेंट को डायरिया की कंडीशन है जिसके कारण से पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो रहा है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस होने के कारण पर्सन की एक्टिविटी डल हो जाएंगी। नेक्स्ट मेंटल स्टेटस। मेंटल स्टेटस के अंदर अपन देखते हैं कॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश है या होश में है, तो कॉन्शियसनेस पेशेंट क्या रहेगा, कॉन्शियस होगा। डायरिया के अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में नहीं जाता है। नेक्स्ट लुक, लुक के अंदर देखते हैं हम कि पेशेंट के साथ अपन जो भी बातें कर रहे हैं पेशेंट उससे इरिटेट हो रहा है या इरिटेट हो चुका है, या अपन जो भी बातें कर रहे हैं अपने साथ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो लुक देखते हैं कि पेशेंट इरिटेट है या नहीं है। नेक्स्ट बात है अपना पोस्चर, बॉडी की पोस्चर को चेक करेंगे। जैसे बॉडी कर्व है, नॉर्मल है, मूवमेंट नॉर्मल कर रहा है पर्सन, हाइट क्या है उसकी 4.5 सेंटीमीटर्स है, वेट कितना उसका 70 kg है। नेक्स्ट चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे अपन। चेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर अपन देखेंगे ब्रीथ साउंड कि लंग्स की साउंड नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। नेक्स्ट हार्ट रेट, हार्ट रेट उसकी नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। जो भी हार्ट रेट होगी उसको अपन चेस्ट जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट चेस्ट के बाद में अपना आता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। इसके अंदर अपन एब्डोमिन का एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट एब्डोमिन के अंदर अपन देखेंगे बाउल साउंड, अपनी जो इंटेस्टाइन की साउंड है वो कैसी हैं, तो इसमें मैंने मेंशन किया है इंक्रीज। इंक्रीज क्यों है, क्योंकि अपन जो नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं वो किसके ऊपर कौन सा पेशेंट अपने पास, डायरिया का। तो डायरिया के पेशेंट के अंदर जो अपनी इंटेस्टाइन मूवमेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट एब्डोमिन के अंदर क्रैम्प्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, डायरिया की कंडीशन है तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ हैंड्स और फुट्स को चेक करते हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर आते हैं अपने हैंड्स, तो हैंड्स क्या है, वेल परफॉर्म्ड है और फंक्शनिंग कर रहे हैं, अच्छे से डेवलप हैं और अच्छे से फंक्शनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज़ अपनी लेग के अंदर नॉर्मल है लेग और नॉर्मल फंक्शंस
कर रहे हैं, दोनों लेग्स अपने नॉर्मल फंक्शंस कर रहे हैं, तो अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर अपन लिख देंगे कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है वो कैसी परफॉर्म है, क्या फंक्शन कर रही है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो कैसी है, नॉर्मल फंक्शंस कर रही है नहीं कर रही है। इसके बाद में आता है अपना लैब इन्वेस्टिगेशन। जो अपन डायग्नोसिस करवाते हैं, जांच करवाते हैं, तो लैब डायरिया का अपने पास पेशेंट है तो उसका अपने पास अपन क्या लैब इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन HB चेक कर सकते हैं। नॉर्मल HB 11 to 15 ग्राम पर DL होता है, पर पेशेंट का HP लेवल कितना है, HB वैल्यू 9 है, इसका मतलब पेशेंट क्या है, एनीमिक है। नेक्स्ट TLC टोटल लिंकोसाइट्स काउंट करवा लेते हैं। टोटल लिंकोसाइट्स 4000 to 10,000 होती हैं, जिसमें से पेशेंट की नॉर्मल जो लिम्फोसाइट्स WBC हैं वो 8400 mm है, जो क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट ब्लड यूरिया का नॉर्मल लेवल होता है 10 to 19 mg पर DL। पेशेंट का कितना देखने को मिल रहा है, 24 mg पर DL देखने को मिल रहा है, इसका मतलब पेशेंट क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट RBC रेड ब्लड सेल को अपन काउंट करवा लेंगे। RBC के नॉर्मल RBC होती है अपनी 1.5 to 5 मिलियन। अब इसके अंदर पेशेंट के अंदर कितनी है, 3.5 मिलियन है, इसका मतलब पेशेंट की जो भी लैब इन्वेस्टिगेशन है वो HB को छोड़ के सब कुछ क्या है, नॉर्मल है। तो अपन नर्सिंग केयर प्लान में नेक्स्ट पेशेंट का HB लैब इन्वेस्टिगेशन भी चेक करते हैं। इसके बाद में आता है अपना मेडिकेशन, कि पेशेंट जिस डिजीज़ से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है उस डिजीज़ के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दी जा रही है। तो पेशेंट को कौन सी डिजीज़ थी, डायरिया थी, तो डायरिया के लिए हॉस्पिटल्स में क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो आएगा अपना मेडिकेशंस में। मेडिकेशंस के अंदर अपन बात करें, जैसे डायरिया का पेशेंट है तो डायरिया के पेशेंट को नॉर्मली सबसे फर्स्ट फ्लूइड दिया जाता है, जिसके अंदर DNS होती है अपनी, NS होती हैं, RL होती हैं, ये सब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। और ये सॉल्यूशन पेशेंट को सबसे फर्स्ट, क्योंकि पेशेंट की डायरिया के अंदर फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो फ्लूइड के लॉस की पूर्ति करने के लिए सबसे फर्स्ट पेशेंट को IV फ्लूइड थेरेपी के ऊपर रखा जाएगा। इसके बाद में कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जैसे लोपेरामाइड्स नाम की मेडिसिन्स होती है जो इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को रोकती है या उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को कम करती है, तो लोपेरामाइड नाम की मेडिसिन अपन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर दी जाती हैं, अकॉर्डिंग टू DR डॉक्टर ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही ये मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट मेट्रानिडाजोल एंटीबायोटिक्स के रूप में अपन पेशेंट को, डायरिया के पेशेंट को मेट्रानिडाजोल नाम की टेबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। जो टेबलेट्स की क्वांटिटी होती है, डोज होती है, वो 500 mg होती है। रूट उसका ओरली होता है और उसको अपन OD या BD पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका एक्शन कैसा है, इसका एक्शन है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट आता है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट करने से पहले अपने को असेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी पेशेंट अपने पास में आ रहा है, उसका अपन नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट करने से पहले पेशेंट का अपने को कंप्लीट असेसमेंट करना ज़रूरी होता है। असेसमेंट होता है पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन को जानना। अब असेसमेंट अपन पेशेंट का कर रहे हैं, तो असेसमेंट के अंदर पेशेंट की अपन कंडीशंस को असेस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट असेसमेंट के अंदर मैंने लिखा है असेस जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को अपन असेस करेंगे। इसके अलावा जैसे ही पेशेंट अपने पास में आता है, सबसे फर्स्ट अपन पेशेंट के वाइटल साइंस को मॉनिटर करते हैं। वाइटल साइंस के अंदर यदि इनफॉर्मिटी देखने को मिल रही है या कोई डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है, तो इसका इट मीन्स पेशेंट को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन है डायरिया। नेक्स्ट असेस लेवल ऑफ पेन पेशेंट का जो एब्डोमिनल पेन है उसको असेस करेंगे। एब्डोमिन के अंदर क्रैम्प कितने कितने टाइम से आ रहे हैं उस चीज़ को अपन असेस करेंगे। नेक्स्ट असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को डायरिया के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल हो रखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल होने के कारण पेशेंट का बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो चुका है, जिसके कारण से अपन पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस को असेस करेंगे। स्किन ट्रिगर्स वगैरह चेक करेंगे, पेशेंट की वीकनेस को चेक करेंगे। नेक्स्ट असेस नॉलेज ऑफ पेशेंट अबाउट द डिजीज़, अपन असेस करेंगे कि पेशेंट को जो डिजीज़ हो रखी है, जैसे डायरिया है तो डायरिया के बारे में पेशेंट को कितना नॉलेज है, उस चीज़ को अपन क्या करते हैं, असेस करते हैं। इसके बाद में अपना आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है,
क्योंकि जो भी पेशेंट अपने पास में आएगा उसके यदि अपने को एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान तैयार करना है तो सबसे फर्स्ट अपने को उसके डायग्नोसिस प्रिपेयर करने पड़ेंगे कि पेशेंट को कंप्लेन क्या है, किस कंप्लेन के साथ पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। तो उस डायग्नोसिस के अंदर अपन फर्स्ट डायग्नोसिस देखें तो इसके अंदर फर्स्ट डायग्नोसिस में मैंने लिखा है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल पैटर्न रिलेटेड टू वाटरली स्टूल। पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि पेशेंट को वाटरली स्टूल पास आउट हो रहा है या फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल पेशेंट के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से पेशेंट का बहुत सारा फ्लूइड बॉडी से लॉस हो रहा है, जिसके कारण से इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। और इसके साथ में पेशेंट को एनोरेक्सिया वगैरह की कंडीशन हो रखी है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, जिसके कारण से पेशेंट प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले पा रहा है, जिसके कारण भी इम्प्लांट न्यूट्रिशनल पैटर्न पेशेंट का देखने को मिलता है। नेक्स्ट सेकंड है इम्पेयर्ड स्लीपिंग पैटर्न ड्यू टू एक्यूट पेन इन एब्डोमिन एंड एंजाइटी। पेशेंट को एब्डोमिन के अंदर पेन होने के कारण वो कंप्लीट स्लीप नहीं ले पाता है, उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा है, एब्डोमिन के अंदर पेन है, एब्डोमिन के अंदर क्रैम्प है, जिसके कारण से पेशेंट अपने आप को रेस्ट नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, जिसके कारण से पेशेंट को पेशेंट एंजाइटी शो कर रहा है। नेक्स्ट नॉलेज डिफिशिएट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन के बारे में पेशेंट को नॉलेज भी क्या है, डिफिशिएट है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता है, इसके कारण से भी पेशेंट को क्या एंजाइटी शो कर रहा है। इसके बाद में अपने आते हैं शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। जो भी पेशेंट अपने पास आया है उसके लिए अपन शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल तैयार करते हैं। शॉर्ट टर्म गोल है सबसे फर्स्ट जैसे ही पेशेंट आया अपने पास में तो पहला शॉर्ट टर्म गोल तो अपना होगा कि पेशेंट को जो एब्डोमिन पेन हो रहा है उस एब्डोमिन पेन को क्या करना है, अपने को रिड्यूस करना है। तो पेन को अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसके बाद में टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना है। उसके बाद में पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप प्रोवाइड करवानी है। पेशेंट की जो एंजाइटी है अबाउट द फियर ऑफ डिजीज़ उससे पेशेंट को क्या है बाहर निकालना है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर अपना आएगा इंक्रीज ऑफ द फॉलो ऑफ इंस्ट्रक्ट। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जैसे ट्रीटमेंट्स के बाद, जैसे डायरिया के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, जो आपका डायरिया क्योर हो चुका है, उसके बाद में आपको जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है और नेक्स्ट जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे बचना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं शॉर्ट टर्म्स गोल और लॉन्ग टर्म्स गोल। शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो भी डिजीज़ है उसमें अपन कौन से लॉन्ग टर्म्स गोल को अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स गोल्स के अंदर अपना आता है टू रिड्यूस पेन। सबसे पहले जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर अपने पास पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसको एब्डोमिनल पेन हो रहा था, तो सबसे फर्स्ट अपन क्या है उसका पेन से पेशेंट को रिलीव करेंगे। नेक्स्ट सेकंड आता है टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। डायरिया के कारण पेशेंट को लॉस ऑफ एपिटाइट हो रखा था, एनोरेक्सिया की कंडीशन हो रखी थी, जिसके कारण से पेशेंट प्रॉपर फ्लूइड इनटेक नहीं कर रहा था, जिसके कारण से पेशेंट के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या हुआ है, इम्पेयर्ड हुआ है। उसको भी अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस को अपन बनाए रखेंगे। नेक्स्ट टू प्रोवाइड रेस्ट एंड स्लीप। पेशेंट को अपन क्या करेंगे, प्रॉपर स्लीप प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट देंगे, क्योंकि डायरिया की कंडीशन के कारण पेशेंट का जो भी स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रखा था। नेक्स्ट रिड्यूस एंजाइटी एंड फियर ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो भी एंजाइटी है उस डिजीज़ के प्रति या जो भी डिजीज़ के प्रति डर है उसको दूर करेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर अपन जो भी पेशेंट को जैसे डायरिया के कारण पेशेंट एडमिट हुआ था, आफ्टर ट्रीटमेंट जैसे घर भेज रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर कुछ इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे इंक्रीज द फॉलो ऑफ इंस्ट्रक्शन। पेशेंट को बोला जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट टू एडजस्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। पेशेंट को हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, पेशेंट को जो भी स्ट्रेस है उससे अवॉइड करते हैं, पेशेंट को हाईली जो ड्रिंक है वो फ्लूइड के रूप में लेने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपना आता है नर्सिंग केयर प्लान तैयार करने का फॉर्मेट्स। इस नर्सिंग केयर प्लान फॉर्मेट्स है, इसके अंदर अपन सबसे जो भी नर्सिंग केयर प्लान है इसको 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे सबसे फर्स्ट आता है इसका असेसमेंट, सेकंड आता है डायग्नोसिस,
थर्ड आता है गोल, फोर्थ आता है प्लानिंग, फिफ्थ आता है इम्प्लीमेंटेशन और सिक्स्थ आता है इवाल्वेशन। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट होता है पेशेंट की कंडीशन को असेस करना। तो असेसमेंट के अंदर अपने पास 2 डाटाज होते हैं, एक तो होता है सब्जेक्टिव डाटाज, एक होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर जो भी कंडीशन होगी वो पेशेंट खुद बताएगा। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर पेशेंट की कंडीशन को नर्स के द्वारा असेस किया जाता है। जैसे मैंने लिखा है फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा, सेकंड ऑब्जेक्टिव डाटा। तो फर्स्ट सब्जेक्टिव डाटा के अंदर पेशेंट बता रहा है, जैसे इसमें कहा कि पेशेंट से दैट आई एम फीलिंग एक्सेसिव थर्स्ट। पेशेंट जैसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो रहा है वो बोल रहा है कि मैं एक्सेसिव थर्स्ट को फील कर रहा हूँ। जो ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर वो डाटा जो नर्स के द्वारा असेस किए जाते हैं उसमें नर्स पेशेंट का जो भी फ्लूइड वॉल्यूम है उसको क्या करेगी? असेस करेगी। नेक्स्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर फर्स्ट डायग्नोसिस अपने लिखा है डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वाटरली स्टूल एंड एज एविडेंस बाय एक्सेसिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है क्योंकि पेशेंट को वाटरली स्टूल पास आउट हो रहा था लास्ट 4 डेज से। तो डायग्नोसिस के अंदर अपन ने पेशेंट की जो एक्चुअल कंडीशन है पेशेंट को उसको अपन शो करते हैं। गोल के अंदर जैसे डायग्नोसिस में अपन ने लिखा है डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, तो गोल में होगा कि जो फ्लूइड वॉल्यूम पेशेंट की डेफिशिएट हो चुकी है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस हो चुका है, उसको अपन क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। तो गोल के अंदर अपन ने लिखा मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ पेशेंट। पेशेंट की जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको अपन क्या करेंगे? मेंटेन। प्लानिंग। अब अपन ने गोल बना लिया, डायग्नोसिस अपने पास है, तो अब जो भी अपन ने गोल बनाया उस गोल को अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लान करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लानिंग के लिए अपने पास जैसे मैंने लिखा है चेक द पेशेंट इनपुट एंड आउटपुट वॉल्यूम। पेशेंट की प्लान करेंगे कि पेशेंट का अपने को इनपुट आउटपुट चार्ट को चेक करना है, पेशेंट को ओरली फ्लूइड देना है, जो भी पेशेंट है उसका वेट वगैरह आपको रेगुलर चेकआउट करना है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है कि अपने जो भी गोल और प्लान तैयार किया है उसको लागू करना। जैसे इसके अंदर स्पेशली अपन ट्रीटमेंट लिखते हैं कि जिस भी कंप्लेंट के कारण पेशेंट एडमिट हो रहा है उस कंप्लेंट को अपन किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो अपने डायग्नोसिस के अंदर क्या कंप्लेंट के अंदर लिखा है डिफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम हो रखा है, तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के अंदर अपन लिखेंगे इनपुट एंड आउटपुट वॉल्यूम इज चेक। पेशेंट का जो भी क्या इनपुट ले रहा है, पेशेंट को कितना फ्लूइड दिया जा रहा है, पेशेंट कितना फ्लूइड पास आउट कर रहा है, उसका इनपुट और आउटपुट चार्ट अपन तैयार करते हैं। नेक्स्ट पेशेंट को ओरली फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है, पेशेंट को ओरल रूप से जो भी फ्लूइड डाइट है वो दी जाती है। नेक्स्ट पेशेंट का वेट रेगुलर अपन चेक करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को मेडिकेशन जो अपन ने मेडिकेशन के अंदर पढ़ा था, पेशेंट को फ्लूइड IV फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, लोपेरामाइड नाम की मेडिसिन है वो दी जाती है। इसके अलावा मेट्रानिडाजोल एंटीबायोटिक्स के रूप में पेशेंट को दी जाती है। तो जो भी मेडिकेशन अपने को देनी है वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर्स होंगी। विदाउट डॉक्टर ऑर्डर्स के अपन कोई भी मेडिकेशन पेशेंट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट इवाल्वेशन होता है रिजल्ट। अपन ने पेशेंट के साथ में जो काम किया उसका क्या रिजल्ट निकला, तो रिजल्ट के अंदर अपन कहेंगे कि पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या हो चुका है। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस अपने पार्ट्स में इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। डिजीज़ कंडीशन के कारण पेशेंट का न्यूट्रिशनल लेवल है वो इम्बैलेंस हो चुका है, तो अपने को गोल के अंदर अपन लिखेंगे जो भी न्यूट्रिशन लेवल इम्बैलेंस हो गया उस न्यूट्रिशन लेवल को अपने को क्या करना है? मेंटेन करना है। तो गोल अपन ने कर लिया कि न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन करना है, तो अब इसकी करनी पड़ेगी प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर अपन क्या करेंगे? प्लानिंग के अंदर अब किस प्रकार से अपन न्यूट्रिशन स्टेटस को मेंटेन कर सकते हैं वो सब चीज़ें लिखेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर पेशेंट को न्यूट्रिशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए क्या देना है, जैसे इनपुट एंड आउटपुट चार्ट को चेक कर लेंगे, पेशेंट को लाइट फ्लूइड डाइट प्रोवाइड्स करेंगे, पेशेंट को अल्टरनेटिव फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट पेशेंट को न्यूट्रिशनल डाइट्स देंगे, टाइम टू टाइम पेशेंट को न्यूट्रिशनल डाइट्स प्रोवाइड करेंगे जिसमें प्रोटीन फाइबर्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी डाइट पेशेंट को लगातार दी जाती है। नेक्स्ट इवाल्वेशन के अंदर जो पेशेंट का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्बैलेंस हो चुका था वो न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन हो चुका है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड अपने नर्सिंग डायग्नोसिस की। थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर अपन ने
लिखा है कि पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प आ रहे हैं ड्यू टू डायरिया कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन के कारण पेशेंट को लगातार एब्डोमेन के अंदर क्रैम्प हो रखे हैं। तो गोल और प्लानिंग अपना क्या होगा, गोल होगा अपना जो भी क्रैम्प आ रहे हैं या जो एब्डोमिनल पेन हो रहा है उस एब्डोमिनल पेन को कम करना है, एब्डोमिनल पेन से पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करना। तो एब्डोमिनल क्रैम्प से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट के साथ में अपन क्या करेंगे, वो सब चीज़ें अपन लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन में लिखेंगे पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को पेन किलर मेडिसिन देंगे। पेन किलर मेडिसिन जो भी दी जाती हैं वो डॉक्टर्स ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है अपना इवाल्वेशन मीन्स कि अपन ने जो भी पेन किलर मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड किए हैं पेशेंट को डॉक्टर्स ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर दिया है, उसको आईवी फ्लूइड थेरेपी प्रोवाइड कर दी है। अब इवाल्वेशन के अंदर है कि पेशेंट का जो एब्डोमिनल क्रैम्प थे वो ठीक हो चुके हैं, पेशेंट क्या है, हैप्पी है। नेक्स्ट एंड लास्ट अपना जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है इम्पेयर्ड स्लीपिंग पैटर्न। पेशेंट को क्या है, पेशेंट को डायरिया हो रखा था, डायरिया के कारण पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प था, एब्डोमिनल क्रैम्प के कारण पेशेंट सो नहीं पा रहा था या प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहा था, जिसके कारण से पेशेंट का जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो क्या हो रहा था, अफेक्ट हो रहा था। तो अपन पेशेंट को स्लीपिंग पैटर्न प्रोवाइड करेंगे, जैसे अपना गोल और प्लानिंग क्या हो जाएगा, पेशेंट को प्रॉपर स्लीप प्रोवाइड करना। अब पेशेंट को प्रॉपर स्लीप प्रोवाइड करना अपने गोल या प्लान कर तो लिया, अब पेशेंट को प्रॉपर स्लीप अपन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्लीपिंग पैटर्न इज असेस, पेशेंट का स्लीपिंग जो पैटर्न है उसको क्या करना है, असेस करना है। असेस करने के बाद में पेशेंट को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, अच्छा इन्वायरमेंट, काम इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना है, क्विट एंड काम इन्वायरमेंट पेशेंट को देना है, शांतिपूर्ण इन्वायरमेंट पेशेंट को देना है, मेडिकेशन प्रोवाइड करनी है जिससे पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। और इवाल्वेशन के अंदर अपने ये सब चीज़ें पेशेंट के साथ में की जिसके कारण से पेशेंट को अच्छी स्लीप मिल रही है, पेशेंट अपने आप को अच्छा फील कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना NCP ऑन